जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का वेलकम है। हम लोग इस सेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्रमशः एक के बाद एक टॉपिक, और इसके पहले का जो टॉपिक है स्टोन एज उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और पूरे टॉपिक को पहले हम लोग पढ़ते हैं और इससे संबंधित फिर प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे, पूरे हिस्ट्री को भी, मॉडर्न को भी हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि यूपीपीसीएस आपके आरओ एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी में भी क्वेश्चन बहुत डेप्थ में अब पूछे जा रहे हैं, और उसके अलावा भी लोअर पीसीएस या अन्य एग्जाम आपके होते हैं, यहाँ तक कि पेट के एग्जाम में भी बड़े डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग हिस्ट्री को फिर से डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी फोकस करते जाएंगे। ओके, तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को और इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सभ्यता, ओके, अथवा इंडस वैली सिविलाइजेशन अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और इस पर डिस्कशन इंट्रोडक्शन यानी भूमिका की क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता दो शब्द है। तो पढ़ने के बाद इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये दो शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, एक ही शब्द क्यों नहीं रखा गया, यानी या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता रखा गया होता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया, दो नाम रखा गया। फिर किस नाम पर फोकस किया गया कि पहले कुछ और नाम था हड़प्पा सभ्यता, बाद में फिर सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया गया। ओके, तो यह दोनों नामों से जाना जाता है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन पहले इंट्रो पर हम लोग डिस्कशन कर लें कि इस सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के बारे में जानकारी हमको हुई कैसे, क्योंकि थोड़ा सा दो लाइन में हम लोग इंट्रो देखेंगे। क्योंकि हम लोगों का जो इतिहास था, भारतवर्ष का जो हम लोग इतिहास पढ़ते थे वैदिक काल से, क्योंकि यही से हमारे जो आप कह लीजिए महाकाव्य हैं या ईपिक है या धार्मिक ग्रंथ हम कह लीजिए कि महाकाव्यों में कह लीजिए जो वेद हैं, 4 वेद हैं, उसके बाद से स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, इसके बाद आपके पुराण हैं। ओके, इसके अलावा अन्य विद्वानों की भी जो स्मृतियां हैं, तो धर्म ग्रंथों से रिलेट हैं प्राचीन समय में, जिसके बारे में हमें अपने देश के बारे में यानी भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलता है। और सबसे प्राचीन अगर वेद देखा जाए तो ऋग्वेद, यानी वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, तो यहाँ से हमारा इतिहास चलता है। तो हम लोगों को अभी तक जो इतिहास के बारे में जानकारी थी, ज्ञान था, वह है वैदिक काल से। वैदिक काल से लेकर के अंग्रेजों तक यानी 1947 तक देखते थे, लेकिन इसके पहले अंग्रेज भी भारत में आए थे, जिसे हम लोग, हालांकि आने को तो यूरोप की कई व्यापारिक कंपनियां आई, यानी अंग्रेज आए, कई देश के, पुर्तगाल के भी आए, फ्रांस के भी आए, डेनमार्क के भी आए और अंग्रेज भी आए। अंग्रेज तो सभी थे, लेकिन अंग्रेज का मतलब ब्रिटेन से, जिसको इंग्लैंड हम लोग कहते हैं, लंदन से भी आए, मतलब इंग्लैंड से आए। तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मानते हैं तो अंग्रेजों को मानते हैं, क्योंकि पूरे भारत पर अंग्रेजों ने ही शासन कर लिया। धीरे धीरे आए तो व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया, हमारे राजाओं को पराजित करके, तमाम बलपूर्वक युद्ध में पराजित करके। ओके, और अंग्रेजों के ही समय में 1857 का विद्रोह भी हुआ था, तो उस पर अलग से हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता पर डिस्कशन करना, इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, इसलिए सिर्फ एक लाइन में हम लोग निपटाते हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज तो आए व्यापार करने, यहाँ से धन कमाने, और यह बात गलत भी नहीं कहा जा सकता है कि अंग्रेज भारत का शोषण किए, ये बातें सही है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, इसलिए व्यापार करते थे, उन्हीं वस्तुओं पर वह विशेष फोकस करते थे जिससे उनको विशेष लाभ हो, प्रॉफिट हो। ओके, लेकिन उसका कुछ इनडायरेक्ट प्रभाव हम भारतीयों को भी मिला। क्या मिला कि वैदिक काल के आगे जो हड़प्पा सभ्यता थी और जो पाषाण काल था, स्टोन एज हम लोग पढ़ते हैं, वह जो हमारा जमीन के अंदर दबा हुआ था, उसके बारे में अंग्रेजों ने ही हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। ओके, तो अंग्रेज आए तो हम अपने आवर पास्ट को, अपने अतीत को देखने का एक मौका मिला कि हमारे पूर्वज संदर्भ सभ्यता में भी हैं, हमारे पूर्वज पाषाण काल में भी हैं, भारत हमारा वैदिक काल से ही नहीं है, इसलिए कि हमारा ज्ञान विज्ञान उतना आगे नहीं था, अंग्रेजों का ज्ञान विज्ञान हमसे अधिक था, आगे था,
वह हम लोगों से अधिक जिनको आप हम लोग अपने को बैकवर्ड अंग्रेजों से मानते हैं या पाश्चात्य कंट्री से, और वह लोग हम लोगों से बहुत आगे थे ज्ञान विज्ञान सभी क्षेत्रों में। ओके, तो अंग्रेज जब भारत में आए तब उन्होंने ही इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। तो यह था इंट्रो आगे का, लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता से हम लोग देख लेते हैं इंट्रो क्या है। तो फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन नामक विद्वान अंग्रेज ने सर्वप्रथम यह जानकारी दी थी, किसके बारे में? हड़प्पा साइट के बारे में। ओके, इसके बाद उस समय दैट टाइम, जिस समय चार्ल्स मैसन या मेसोन ने जानकारी 1826 में दिया था, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। ओके, इसके बाद लेकिन चार्ल्स मैसन ने जब इनको मैसेज दिया तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, यानी कोई एक्शन नहीं लिए। उनको लगा कि इससे क्या हमें लेना देना है, क्योंकि हमें तो व्यापार करना है, प्रॉफिट पैसा कमाना है, लाभ कमाना है, मुनाफा कमाना है और चले जाना है। ओके, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आगे चल के अलेक्जेंडर कनिंघम, यह इंजीनियर थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटेन के थे और इंजीनियर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में यह सेवा देते थे यानी नौकरी करते थे। ओके, और यह अलेक्जेंडर ने हड़प्पा का सर्वे किया। अब देखिए 1853 में 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा साइट का सर्वे किया। क्यों सर्वे किया? इसलिए सर्वे किया और वहाँ से ईंट लाए। ओके, वहाँ से ब्रिक्स लाए। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यहाँ पर एक छोटा सा मैं मैप बना रहा हूँ और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इस छोटे से मैप से हम लोग कुछ समझने का प्रयास करेंगे, यह इंडिया हो गया। उस समय हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब भारत में ही था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि यह हड़प्पा नामक साइट यह था रावी नदी के किनारे, यह सिंधु नदी थी और रावी नदी यह थी। तो लेकिन अब इसको भी मिटा देते हैं, इसलिए कि यही हड़प्पा साइट है। और हड़प्पा साइट से हमें क्या देखना है कि यह डिस्कशन इस पर करना है कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया और वहाँ से ईंट लाए। क्यों लाए? क्योंकि लाहौर से कराची, ध्यान रखना है, लाहौर से कराची, यह लाहौर हो गया और यह कराची हो गया। आज भी कराची बंदरगाह है पाकिस्तान में। यहाँ इन दोनों के बीच में लाहौर से कराची तक रेलवे ट्रैक यानी रेलवे लाइन बिछाना था। क्यों बिछाना था? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र आज भी अफीम उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता। तो अंग्रेजों को पैसा चाहिए, इसलिए इस रेलवे लाइन भी जाएगी तो आसानी से माल कराची बंदरगाह पर आ जाएगा और जलपोत पर उसे लाद करके और समुद्र के रास्ते, जल मार्ग के रास्ते उसे इंग्लैंड पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए तो इसी रेलवे ट्रैक के सर्वे करने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा गया था और इन्होंने सर्वे करते समय पास में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक साइट था, वहाँ से सर्वे किया और वहाँ से ईंट लाए। इनको लगा कि यहाँ पर कुछ अतीत छिपा है, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को अवगत कराया, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय ब्रिटिश सरकार के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस पर विशेष फोकस नहीं किया। आगे बढ़ते हैं 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और यह कार्य जो कर रहे थे, इंजीनियर चाहिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए इंजीनियर चाहिए। तो इंजीनियर कौन थे? विलियम बंटन और जॉन बंटन या ब्रंटन ब्रदर थे, भाई थे, या इंग्लैंड से बुलाए गए थे, सिविल इंजीनियर थे। क्योंकि रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही है, रोड बनेगा या रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा तो सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है और मैकेनिकल। तो पहले सिविल इंजीनियर, तो यह सिविल इंजीनियर लाए गए और इन्हीं की देख रेख में लाइन बिछाई गई। अब जब रेलवे लाइन बिछा दी गई तो रेलवे लाइन को जाम करने के लिए कंक्रीट चाहिए। जैसे आजकल देखते हैं रेलवे ट्रैक पर स्मॉल स्टोन पेबल टुकड़े पड़े रहते हैं, उसे रेलवे ट्रैक जाम भी किया जाता है और फिर वर्षा के समय में कटान भी, पानी से मिट्टी का कटान भी रोका जाता है। दो कार्य होते हैं। ओके, तो इसलिए इनको कंक्रीट चाहिए। और इन लोगों ने जब इस हड़प्पा टीले का, माउंट का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के कंक्रीट मिल जाएंगे। तो उन्होंने इस हड़प्पा साइट का एक्सकवेट करवाया यानी खुदाई करवाया और खुदाई करवाने लगे तो यहाँ से ईंटें निकलने लगी, मिट्टी के बर्तन निकलने लगे, मकान यानी भवनों के एविडेंस मिलने लगे, साक्ष्य।
तो इन्होंने इन लोगों ने खुदाई रोक दिया और लॉर्ड डलहौजी साहब को यानी ब्रिटिश सरकार को उसकी सूचना दी, मैसेज दिया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी साहब भारत में साम्राज्य विस्तारवादी थे, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति के द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्हीं के प्रयासों से प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के शासनकाल में भारतीय राजा नाराज हो गए उस हड़प नीति के द्वारा, क्योंकि भारतीय राजाओं, चलिए गोद प्रथा आप लोग जानते रहिएगा, आगे डिटेल करेंगे, नहीं तो यहाँ पर हट जाएंगे कि गोद प्रथा क्या था, आगे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ओके, तो फिर इन इंजीनियर बंधुओं ने जब यह कार्य करवाया, ओके, और ब्रिटिश सरकार को सूचित भी किया, तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जो इंजीनियर थे, उस समय वह ढाका में थे और बर्मापुर में उनकी सेवा थी, नौकरी वही कर रहे थे, यानी सेवा वही दे रहे थे। ओके, तो इन्होंने पुनः जब इस बात को सुना तो पुनः 1856 में जाकर हड़प्पा का सर्वे किया। ओके, लेकिन फिर आगे चल करके अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के प्रयासों से, क्योंकि 1861 में यह रिटायर्ड हो गए सेवा से, इंजीनियर के पद पर थे, इंजीनियरिंग कोर्स से यह रिटायर्ड हो गए, और इनके प्रयासों से क्या हुआ कि 1861 में 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। और उस समय जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग साहब के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, सेटअप किया गया। यह आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और जब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो गई, तो अब इसका जो हेड था, चीफ था, इन्हीं अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को बनाया गया। और इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ कि पुनः अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आ गया, तो सर्वे करने का एक विस्तार हो गया और कानून के साथ, और ब्रिटिश सरकार ने अब इस पर फोकस किया, इस विभाग को पैसा भी देने लगे, क्योंकि इसके पूर्व कोई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नहीं था। इसलिए जो व्यवस्थित रूप से हड़प्पा सभ्यता या अन्य किसी साइट का सर्वेक्षण कार्य नहीं हो पा रहा था। तो अब जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के देख रेख में अब जितने इस तरह के टीले थे, या जहां पर संभावना, पॉसिबिलिटी अभिव्यक्त की जा रही थी, वहां जाकर के सर्वे किया जाने लगा कि क्या है भारत में, क्या है इसका अतीत, क्या है यहाँ पर कौन सी प्रजाति रहती थी या लोग रहते थे, या किस प्रकार के भवन थे। ओके, तो यह सब कार्य किया जाने लगा इस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। अब जब इस पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब अब पुनः इस हड़प्पा नामक साइट का क्या किए, जाकर के सर्वेक्षण का कार्य किए। ओके, तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब अब हड़प्पा जाकर के पुनः सर्वेक्षण किए और सर्वेक्षण का कार्य किया। और 1875 में 1875 में हड़प्पा से एक सील उन्हें मिली, प्राप्त किए, और उस सील को लाए। ओके, कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के प्रयास से या उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों का, आप कह लीजिए सिंधु घाटी के क्षेत्रों का, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अन्य स्थानों का भी सर्वे, जो माउंट थे, टीले थे, उनका किया जाने लगा। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 1892 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को धन देना सरकार ने बंद कर दिया। अब क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार भारत में साम्राज्य विस्तारवादी थी और उनको लाभ कमाना था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1892 ईस्वी में इस डिपार्टमेंट को, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को क्या किया, धन देना बंद कर दिया। और इस प्रकार यह मृत पर्याय हो गया, यानी डेथ हो गया। जब आप किसी विभाग को पैसा नहीं देंगे, तो फिर कर्मचारियों, अधिकारियों को सैलरी कहाँ से दी जाएगी, वह कार्य कहाँ से करेंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। इस प्रकार पुनः सर्वे का काम या फिर एक्सकवेट, खुदाई का काम सब ठप पड़ गया, रुक गया। आगे बढ़ते हम लोग, आगे चल करके लॉर्ड कर्जन साहब के समय में पुनः पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। जब वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी में बनकर भारत आए, वायसराय के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया और 1905 तक रहे, क्योंकि वह भी लास्ट में बड़े विवादित व्यक्ति हो गए, क्योंकि वह भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे, मतलब ब्रिटेन के साम्राज्य का विस्तार करने वाले थे, यानी संपूर्ण भारत पर उनका अधिकार चाहिए था। भारत में उठने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनको दबाने का प्रयास किए। ओके, इसलिए फिर
लास्ट में विवादित हो गए और 1905 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया और वह वापस चले गए। तो लेकिन जब लॉर्ड कर्जन साहब आए तो इन्होंने इनके समय में पुनः पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1902 में पुनः सेटअप कर दिया गया और धन देना शुरू कर दिए। और जो भारत के अतीत जैसे अभिलेख हैं, ओके, या फिर अन्य खुदाइयों में प्राप्त सामग्री हैं, पुरातत्व की चीज़ें, उन्हें संरक्षण देने के लिए एक पुरातत्व विभाग की भी 1904 में इन्होंने स्थापना किया। तो 1904 में इन्होंने पुरातत्व विभाग को भी सेटअप किया और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी इन्होंने पुनः जीवित कर दिया, ओके, यानी री-एलिव कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। और इस जो 1902 में किया, तो 1902 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो इस पर आगे चल के 1904 में पुरातत्व विभाग को भी सेटअप कर दिया। तो इस विभाग का चीफ यहाँ पर लिख देते हैं जॉन मार्शल साहब को नियुक्त किया और जॉन मार्शल साहब 1928 ईस्वी तक इस पद पर रहेंगे। ध्यान रखना है आप लोगों को, 1928 ईस्वी तक महानिदेशक यानी डायरेक्टर अथवा चीफ रहे। अब यहाँ से एक सुव्यवस्थित सर्वे का भी काम किया गया और खुदाई का भी काम किया गया। तो फिर इन्हीं के प्रयासों से, जॉन मार्शल साहब के प्रयासों से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आगे चल करके 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई। तो यह खुदाई हुई और यह खुदाई का कार्य जॉन मार्शल साहब के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ओके, तो इस प्रकार 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसोन साहब ने यह मैसेज दिया हड़प्पा के बारे में कि यहाँ पर अतीत की कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, ओके, ज़मीन के अंदर। लेकिन खुदाई होते होते 1921 आ गया, यानी लगभग 100 साल, क्योंकि 1921 और 26 में 1826 में दिए, अगर 5 वर्ष और डिले होता तो 100 साल पूरे हो जाते। तो संदर्भ सभ्यता हड़प्पा की खुदाई होने में 100 साल लग गए लगभग, ओके। और फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की स्थल की खुदाई की गई और यहीं से फिर तेजी से आगे बढ़ा। अब क्या हुआ, इस नामांकरण पर भी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, उसकी खुदाई हुई, इसके बाद पास में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाटी में। तो जॉन मार्शल साहब के सुझाव पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। उनको लगा कि एक थोड़ा सा एरिया होगा, ओके, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक आध साइट और होगा, तो इस आधार पर रख दिया गया। लेकिन आगे चल करके सर्वे हुआ तो और स्थल मिलते गए। सिंधु नदी घाटी में सबसे अधिक पाए गए, सिंधु और उसकी सहायक नदी, फिर अफगानिस्तान में पाए गए, भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाए गए। इससे क्या हुआ कि जब क्षेत्र विस्तार इतना अधिक बढ़ गया तो फिर सबसे अधिक जो स्थल या डेंस कह लीजिए स्थलों का, वह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में था, यानी सिंधु नदी घाटी। इसलिए अब हड़प्पा नाम समीचीन नहीं रह गया, तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कर दी गई। यानी सिंधु घाटी से तात्पर्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में यह सभ्यता प्रस्फुटित हुई, विकसित हुई, यानी जन्म हुआ और विकास हुआ और फिर क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई, यानी समाप्त हो गई, इंड हो गई, यानी विनाश हो गया। तो संदर्भ सभ्यता का उद्भव, विकास और विनाश सिंधु नदी घाटी के ही क्षेत्र में हुआ। इसीलिए इस आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता नाम हटा करके सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कर दी गई, या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यह इतना हम लोग देखें। अब हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे कि संदर्भ सभ्यता का विस्तार, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल, इसके पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल और सबसे उत्तरी स्थल और सबसे दक्षिणी स्थल। तो क्रमशः एक एक टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,